क्या क्लियर है वर्किंग बेटा कैसे हुई? ये 12th क्लास में आपको वर्किंग वर्किंग नहीं आएगी, डोंट वरी, नहीं आएगी, पर पता सब होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एनोड कैथोड ये सब चीजें क्या होती हैं, यू शुड नो एवरीथिंग। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या करी हमने, देखो सबसे पहला ध्यान हमारा गैल्वेनोमीटर पे जाएगा कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ थी, जिससे इशारा मिल रहा है कि करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर शोज दैट करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेकंड जो हमारा ध्यान दिया, हाँ हाँ, अभी तो आएगा ना, मैं बता रहा हूँ सारा। एक जूस तो साफ ही नजर आ रहा है, करंट तो ऐसे फ्लो नहीं करता ना जब तक पूरा सर्किट पूरा कंप्लीट ना हो। तो एक तो इस सेल का सर्किट पूरा कर रहा है ये, लेकिन इसका और भी यूज है, बता रखा है 11th क्लास में, बता रखा है, दोबारा अभी बताता हूँ। सॉल्ट ब्रिज की बात अभी करते हैं आराम से। अच्छा, तो और सुनिए बात को। दूसरा ध्यान जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। जिंक रॉड अपना वेट लूज कर रही होगी। आपने देखा जिंक रॉड जो है वो ऑक्सीडेशन में जाती है, जिंक आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो जो जिंक रॉड है वो पतली होती जाएगी, लूजेस वेट, वहां से जिंक निकलता जा रहा है। जबकि कैथोड कॉपर वाली रॉड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर गेन होगा वेट। तो ये रॉड मोटी होती जाएगी, आपको दिखेगा थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है, ये पतली होती जाएगी। तो दूसरा क्या होगा, जिंक रॉड लूजेस वेट वाइल कॉपर रॉड गेन्स वेट, वो वेट गेन करेगा। तीसरी चीज, अब इसमें ध्यान रखिए, कोई हमने इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है कि हम कह दें कि जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा है वो एनोड है, और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है जिसको वो कैथोड है। ये तो जो सेल है वो खुद एक बैटरी है। दिख ही रहा है आपको, एक मैंने बाहर से थोड़ा ना इलेक्ट्रिसिटी दी है बैटरी, ये तो खुद एक बैटरी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो इसमें चार्ज देखते हैं क्या कौन सा होगा एनोड और कैथोड पर। मुझे ये बताओ, क्या एनोड वाले जो इलेक्ट्रोड है उसमें इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं? यानी कि एनोड इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इसलिए एनोड कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। उल्टा, बिल्कुल उल्टा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने देखा था या और भी कहीं पे देखते हो आप, एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर एनोड नेगेटिवली चार्ज है, बिकॉज एनोड इज इलेक्ट्रॉन रिच, उस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये इतना बड़ा बड़ा मैंने साइन लगाया जान करके कि इसमें कभी गलती मत करना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बच्चे जो रट्टाफिकेशन में विश्वास रखते हैं वो हमेशा गलत करके आते हैं। रट्टा मार रखा होता है, नोड पॉजिटिव है, नोड पॉजिटिव है, नोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा है, रिवर्स। क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव उनकी नेचर के हिसाब से आएगा, किस पे इलेक्ट्रॉन रिच है उस पे नेगेटिव आएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये एक और डिफरेंस। क्या क्लियर हो गया बच्चों सबको? ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो काम करता है। अब मैं रिएक्शंस देखूं अगर वर्किंग के दौरान क्या हुई। एट एनोड ऑक्सीडेशन हुई जिंक की, ये रही, जिंक सॉलिड गिव जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कॉपर आयंस ने रिडक्शन में गए,
और कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गए। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कट के जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। और ये जो रिडॉक्स है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रिडॉक्स? एनोड और कैथोड अलग अलग वेसल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग वेसल्स में हो रही है ना बेटा। ऐसे रिडॉक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट, मैंने भी बताया भी आपको शुरुआत में। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने देखा था वेसल एक ही होता है, उसी में दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। तो वहां पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट। चलो अब देखते हैं आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन सेल की कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट द आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेल। रूल वही है, लेफ्ट पे एनोड रखना है। तो मुझे बताओ एनोड में कौन किस में चेंज हो रहा है, बस ये बताओ। बिल्कुल ठीक बात है, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन। क्या जिंक जो सॉलिड है वो जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है एक्वस? ऐसे ही हो रहा है ना। तो लेफ्ट पे जो प्रोसेस हो रहा है वो दिखाना है, ये हो रहा है। आयंस के सामने कंसेंट्रेशन लिखनी है इलेक्ट्रोलाइट की, 1 मोलर थी वो। डबल स्लैश का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। राइट साइड पे कैथोड है, वहां पे बताओ कौन किस में चेंज हो रहा है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर एक्वस सॉलिड 1 मोलर। आयन के सामने कंसेंट्रेशन लिखनी है इलेक्ट्रोलाइट की, दैट्स इट। ये हमारा आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, वही है, लेफ्ट पे एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, वही दिखाना है कि कौन किस में चेंज हो रहा है। आयंस के सामने कंसेंट्रेशन लिखनी है इलेक्ट्रोलाइट की कितनी है। बीच में डबल स्लैश लगेगा सॉल्ट ब्रिज के लिए। बोलो बच्चों, क्या क्लियर है बात सारी? इस तरह से। अब जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं जिसको। सेल वोल्टेज भी बोल देते हैं इसको, ई नॉट सेल ईएमएफ। तो बताओ जरा किस बच्चे को ध्यान है, ईएमएफ किसी सेल का निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? ई नॉट कैथोड, स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लेना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये बताओ, आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। अब ये बताओ कि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है या जिंक का? कॉपर का। तो हमें पता ही है शुरू से नीचे है कॉपर। तो यानी कि कैथोड का ही रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना हमेशा। तो अगर आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, दोनों के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, तो कैथोड जिसका ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो। तो बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। यहां पर अगर मैं अब यहां पे करूं, निकालूं आपको, जो जिंक है, ये देखो ऐसे लिखेंगे, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक।
बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। तो यहाँ ये मत सोचो कि सर जिंक तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव होना चाहिए। अरे बेटा वो चाहे ऑक्सीडेशन में जाए चाहे रिडक्शन में जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कल भी सिखाया था, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं रिडक्शन में जाने का। तो कॉपर का होता है बेटा +0.34 रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। पता लग रहा है आपको इसका ज्यादा है, प्लस में है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर आएगा सेल वोल्टेज हमारी 1.10 वोल्ट। क्या क्लियर है बच्चों सबको? नाउ सॉल्ट ब्रिज की बात हो रही थी। इस टॉपिक को मैंने जब 11th में कराया था तो बहुत डिटेल में करवाया था। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस भी समझाया था क्या होता है। ईएमएफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं अपने एफिशिएंसी एफर्ट्स वगैरह सब सेव कर रहा हूँ, तो जो बिल्कुल भी जिसका सरोकार नहीं है 12th क्लास में, हम उस पर कोई ज्यादा वो नहीं दे रहे हैं, ये टॉपिक रिपीट है। अभी फिर भी मैं बताता हूँ आपको, पहले मेन टॉपिक कर लें हम। सॉल्ट ब्रिज अभी बताया, ये यू शेप की ग्लास ट्यूब है जिसमें पेस्ट भर रखा होता है, फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा, विद जिलाटिन। ऐसे जो सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका पेस्ट जिलाटिन के साथ बना के इसमें भर रखा होता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? एक तो सेल का सर्किट पूरा करता है ये, आउटर सर्किट तो कॉपर वायर से पूरा हो गया, इनर हुआ पूरा सॉल्ट ब्रिज से। और दूसरा काम ये क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से सुनना। ये देखो बच्चों, विद टाइम क्या होगा उसे ध्यान से समझना। क्या यहां से जिंक आयन सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन आते जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इस सॉल्यूशन में, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो जब ये जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा, अगर ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव आयंस उन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींचेंगे। बताओ क्या ऐसा ही होगा? जिंक ऑक्सीडेशन में जाना चाहेगा, लेकिन आसपास जो पॉजिटिव आयंस हैं उसके इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेंगे, तो क्या जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर कम होती जाएगी उसकी। या यूं कह सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कम हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा ना। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा देखो, यहाँ पर आपको पता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयंस प्रेजेंट थे। तो बेटा कॉपर आयंस तो रिडक्शन में जाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कौन से आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है राइट हैंड साइड में? सल्फेट आयंस की, क्योंकि उसमें जो कॉपर 2 पॉजिटिव वाले आयंस हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, वो तो रिडक्शन में जाके न्यूट्रल होते जा रहे हैं।
तो फिर ऑब्वियस सी बात है दूसरे जो आयंस हैं नेगेटिव वाले सल्फेट आयन उनकी बढ़ रही है कंसेंट्रेशन। तो इस सॉल्यूशन में अगर नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जाएगा, वो नेगेटिव आयंस इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को वापस रिपेल करेंगे, करेंगे ही वो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होना मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जा रहा है, वहां रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है वहां पे। उलझना मत, ध्यान से सुनो बात को, ठीक है। वहां लूज करना मुश्किल होता जा रहा है, यहां गेन करना मुश्किल होता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो लूज नहीं कर पाएगा, वो गेन नहीं कर पाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हो गया तो बस ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां क्यों हो रहा था, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस था। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, ये लेना चाहता था, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही हो जाए, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या उधर से इधर क्यों आएगा, सेल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं सेल इक्विलिब्रियम पे आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो एक उधर से उधर भी जाएगा, तो फिर इसका मतलब सेल वोल्टेज जीरो हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो सॉल्ट यानी कि सेल थोड़ी सी देर के बाद ही काम करना बंद कर देगा, उसकी वोल्टेज जीरो हो जाएगी। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस मुसीबत से भी दूरी करेगा। इधर पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, उधर वो अपने नेगेटिव आयंस भेजकर इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा। Cl नेगेटिव आयन इधर आ जाएंगे, ये सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। जिधर नेगेटिव आयंस बढ़ रहे थे उधर पॉजिटिव आयंस भेज देगा ए पॉजिटिव, और उस सॉल्यूशन को भी न्यूट्रल कर देगा। यानी कि वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आएगी। यानी कि ये सिर्फ इनर सेल सर्किट ही पूरा नहीं करता, ये दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को न्यूट्रल भी रखता है बाय सप्लाइंग अपोजिट चार्ज्ड आयंस। जिधर पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हो उधर नेगेटिव आयंस भेज के न्यूट्रल कर देता है, जिधर नेगेटिव बढ़ रहे हो उधर पॉजिटिव आयंस भेज के न्यूट्रल कर देता है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल भी रखता है बाय सप्लाइंग अपोजिट चार्ज्ड आयंस। क्या क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है ना। तो एक और बात है इसमें, अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर एजी पॉजिटिव आयंस हैं, मतलब मान लो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, उसको आपने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, तो नो डाउट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सिल्वर आयन होंगे। या थैलियम पॉजिटिव आयंस है, थैलियम का है कोई, या मरकरी के हैं Hg2 पॉजिटिव, ये आयंस हैं। तो फिर हम इसमें KCl इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरते सॉल्ट ब्रिज में। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि हम सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड क्यों नहीं लेते अगर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सिल्वर पॉजिटिव आयंस हो, थैलियम पॉजिटिव आयंस हो, ये हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, Ag पॉजिटिव आयन जब कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उधर Cl नेगेटिव आयन भेजेगा सॉल्ट ब्रिज, तो वो AgCl बन जाएगा। AgCl तो इनसॉल्युबल होता है भाई पानी में, उसके तो व्हाइट कलर के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट, उसके तो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो वो तो सारा का सारा जो आपके सिल्वर आयंस होंगे वो सॉल्ट ब्रिज के क्लोराइड आयन के साथ मिलकर सारा इलेक्ट्रोलाइट ही खराब कर देंगे, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे वहां, या थैलियम क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब इनके जो क्लोराइड सॉल्ट हैं वो इनसॉल्युबल है बेटा, और वो प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, तो उससे तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। इसलिए हम अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास
सिल्वर आयन का हो या थैलियम पॉजिटिव आयन का हो या मरकरी के आयंस का हो, तो हम सॉल्ट ब्रिज में केसीएल यूज नहीं करते। उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, उसकी जगह यूज कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, ये यूज कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में। तो एक क्वेश्चन वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए कोई पूछ ले कि यार सॉल्ट ब्रिज में हम केसीएल यूज क्यों नहीं कर सकते अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर आयंस है। क्या क्लियर हो गया बच्चों सबको? ठीक, अब सुनिए बात को। तो सॉल्ट ब्रिज आपने देखा, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो सेल की वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी और अल्टीमेटली सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो फिर ये क्या करता है, दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सॉल्ट ब्रिज ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है जिससे वोल्टेज ड्रॉप ना हो, लेकिन 100% ये कभी भी इस चीज में सफल नहीं होगा। एक बार अगर आपने वायरिंग जोड़ दी और सेल ने काम करना शुरू कर दिया, तो बेटा सेल जो दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा ही होगा। सेल की वोल्टेज विद टाइम कम होगी ही होगी। तो अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क समझाता हूं। जब कोई करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं किया सेल में, फ्रेश इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिया, that potential difference is EMF. But once the cell starts working, current starts flowing into the cell. तब आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस लोगे दोनों इलेक्ट्रोड्स में, that is only potential difference, that is not EMF. यानी कि आप कह सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जब सेल ने काम करना शुरू नहीं किया होता है, that potential difference is called EMF. Once the cell starts working, then potential difference is only potential difference, it is not EMF. तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कभी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? कभी भी नहीं। अभी तो देखा यार, अभी तो देखा आपने, विद टाइम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा ना, सेल वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। उसके बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कब होना शुरू हो जाता है और तब आप उसको ईएमएफ नहीं बोलोगे, दैट इज ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। ये फर्क होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। EMF basically is maximum potential difference between cathode and anode when no current starts flowing through the cell. Potential difference क्या है? Is the difference in potential of electrodes when current starts flowing through the cell. या at any point कह लो। दूसरा, ये जो हमारा EMF होगा बेटा, अभी तो करंट स्टार्ट फ्लो करना शुरू नहीं किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने ले लिया। तो क्या रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा इस पे? जब सेल ने काम करना शुरू नहीं किया, करंट फ्लो होना शुरू नहीं हुआ, तो क्या उसमें रेजिस्टेंस होगी उस वक्त? रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो रेजिस्टेंस का आएगा? यानी कि ये इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस से, ईएमएफ। इट इज नथिंग टू डू विद रेजिस्टेंस। ये तो तब लिया है हमने डिफरेंस पोटेंशियल में जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा सेल में से, मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जबकि आप मुझे बताओ, अगर रेजिस्टेंस, अब सेल ने काम करना शुरू कर दिया, मान लो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है सेल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम होएगा, ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है। सेल की वोल्टेज कम आएगी।
इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, कम। अगली बात, तीसरी बात, ईएमएफ जो है वो बड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा कब हो सकता है, जब सेल को चार्ज करोगे। जब सेल को चार्ज करोगे, अब चार्जिंग पे लगाओगे जब सेल को, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से भी क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस बताए, क्या क्लियर है बच्चों सबको? हालांकि जब चार्जिंग करेंगे फिर तो हमारे ही हाथ में है ना, हम कितना भी चार्ज कर सकते हैं उनको एक्सटर्नल बैटरी लगाकर। एक्सटर्नल बैटरी की भी बात अगर मैं आपसे पूछूं, ये भी बता दो जरा मुझे। मान लो मैंने इस सेल में एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें करंट इससे अपोजिट फ्लो कर रहा है, मतलब इस सेल से अपोजिट बैटरी, मतलब वो क्या कर रहा है बेसिकली, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बैटरी मैंने लगाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है, तो वो उस इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो क्या है, मान लो ये है तो हमारा ई सेल है, और वो ई एक्सटर्नल ले लेते हैं उसको, एक्सटर्नल वोल्टेज जो मैंने लगाई है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो कम है सेल की वोल्टेज से, तो सेल तो काम करता रहेगा उसी डायरेक्शन में, करंट फ्लो होता रहेगा, लेकिन उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी नो डाउट, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सटर्नल वोल्टेज, बट सेल काम करता रहेगा। अगर वो एक्सटर्नल वोल्टेज बराबर है, सेल स्टॉप्स वर्किंग, काम करना बंद। और अगर ई एक्सटर्नल बड़ा हो गया सेल वोल्टेज से, तो बेटा रिवर्स डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा सेल। कैथोड बन जाएगा एनोड, एनोड बन जाएगा कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फिर एनोड से कैथोड की तरफ, करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड की तरफ। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। मैं देखूं शायद एनसीईआरटी में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद है ये चीज। 1 मिनट, ये देखो, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये देखो बहुत बढ़िया डायग्राम दे रखा है। ये देखो, देखो ये 1.10 वोल्ट आई थी ना अभी, डेनियल सेल की आई थी 1.10 वोल्ट जिंक और कॉपर वाले की। अब देखो इसने 3 केसेस बनाए हैं। ई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है, एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट है अगर, तो अभी भी आप देखो इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट देखो कहां से फ्लो कर रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी नो डाउट। दूसरा केस, दूसरा केस बी पार्ट, ये रहा, ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, करंट जीरो हो गया देखो, कोई भी ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना इधर से इधर, करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट जीरो हो गया। तो व्हेन ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, नो केमिकल रिएक्शन, ना एनोड पे ऑक्सीडेशन ना कैथोड पे रिडक्शन। सी पार्ट, ई एक्सटर्नल 1.1 से ज्यादा हो जाए,
रिवर्स हो गया सेल। ये देखो, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, एनोड बन गया, और जिंक वाला कैथोड बन गया, चार्ज पॉजिटिव हो गया उसके ऊपर। उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन अब इधर से कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे, और करंट आएगा जिंक से कॉपर की तरफ। अब जिंक रॉड पे जिंक डिपॉजिट होगा, और कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वहां से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आएंगे। कॉपर रॉड पतली होती जाएगी, अब जिंक रॉड थिक होती जाएगी। क्या क्लियर हुआ बच्चों? एक्सटर्नल वोल्टेज लगाकर अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूं तो, मतलब कि जो बाहर वाली बैटरी लगाई है इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से उसके पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछो क्या कह रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है ना। कहाँ पर? ये इसने गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रखा होगा ना बेटा, ये कुछ और मीटर लगा रखा होगा, एम मीटर वगैरह कुछ और लगा रखा होगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं, आप देख लेना पढ़ के, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, बाकी ये आप फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ोगे। देखते हैं किससे जोड़ा है इसमें इसको, क्योंकि इसके हिसाब से तो ये दिख रहा है ना आपको, इसके हिसाब से तो ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा है ना, दिख रहा है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहीं भी नहीं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा है ना। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा गैल्वेनोमीटर, क्या बताता है वो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताता है, या करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, करंट की बताता है ना गैल्वेनोमीटर तो, या अपोजिट होती है उससे करंट की डायरेक्शन। हाँ, तो फिर ये कुछ और होगा ना, कुछ और लगा रखा होगा इसने, ये तो इसने सिर्फ एरो से सिर्फ वो बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? हाँ। अरे देवी, वो बैटरी है, बैटरी सुनो, एक्सटर्नल बैटरी लगा दी एक और। लगाई कैसे वो बैटरी, इसके जो कैथोड था, कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, उसको जोड़ दिया उसके नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो वो तो रोकेगा फिर उसको, करंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो लेकिन जब तक वो कम है, बाहर वाली बैटरी की जो वोल्टेज है कम है, तो हमारा सेल धक्के से चलता रहेगा। नो डाउट वोल्टेज हमारे सेल की गिर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन अभी भी डायरेक्शन सेम रहेगी। जब बराबर वोल्टेज की लगाओगे तो रुक जाएगा सेल, जब एक्सटर्नल वाले की वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो रिवर्स हो जाएगा सेल। बस, सिंपल बात है बेटी। बोलो जी, क्लियर है सबको बेटा? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, और ये तो एनसीईआरटी में भी है, तो ये तो पक्का पता होना चाहिए आपको, पक्के रूप से। अच्छा, और देखिए, अब हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में तो आप सिर्फ इतना सा भी जान लो ना, डिफरेंस क्या है, कि अगर कोई करंट फ्लो करना शुरू नहीं करा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लिया है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। लेकिन अगर करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस आ जाएगा फिर सेल में, सेल वोल्टेज ड्रॉप होएगी, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस को सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। ये फर्क है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, चल ठीक है बेटा।